तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि इंग्लिश का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है और इंग्लिश किस तरह से दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बन चुकी है। तो ये तो हमने इंग्लिश की अभी तक वैल्यू जानी, लेकिन अब हमें ये जानना है कि इंग्लिश को सीखने का सबसे सही तरीका क्या है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो इंग्लिश लर्नर हैं उनका सारा फोकस इंग्लिश ग्रामर के उन्हीं सब चीज़ों को पे फोकस करके रह जाते हैं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, मॉडल और वर्ब्स, जो ग्रामर का वो पार्ट जिसे वो बरसों से सीख रहे होते हैं, जबकि वो अपने स्कूल टाइम से। और इसके बावजूद भी उनको हमेशा एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या वो इंग्लिश में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उस सब के क्या रीज़न है, ये भाषा इतनी जटिल क्यों बना दी जाती है, आपको ग्रामर के नियमों को सिखाने के बावजूद भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उसे नहीं सीख पा रहे। अपन बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा कि जब आप बच्चे थे और आप बड़े हो रहे थे, उस दौरान आपको हिंदी किसने बोलना सिखाया? क्या आपके पेरेंट्स ने या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने आपको कभी ये सिखाया कि देखो ये ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के ये नियम होते हैं या इस तरीके से हिंदी बोली जाती है? जबकि 0 से लेके 5 साल की उम्र तक आते आते आप अपने आप खुद हिंदी बोलना सीख गए। किसी ने आपको सिखाया नहीं था हिंदी बोलना, फिर आप कैसे सीख गए? जबकि आपने हिंदी की ग्रामर क्या होती है ये बाद में सीखी, आपने व्याकरण बाद में सीखे हिंदी की, जबकि आप बोलना और सुनना आप पहले सीख चुके थे। तो फिर इंग्लिश में ऐसा क्यों होता है कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ इसी पे रह जाता है कि हम पहले ग्रामर के सारे नियम रट लें, और जब हम 11 ग्रामर के नियम सब रट लेंगे, हमें याद हो जाएंगे, तब हमें लगता है कि हम तभी इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है? और मेरी नज़र में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंग्लिश भाषा तो सीख रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता कि असल में भाषा क्या है और ये असल में काम कैसे करती है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाषा क्या है और वास्तविक ज़िंदगी में हम इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसे समझने के लिए मैं आपसे अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करूँगा। उसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक चीज़ की कल्पना करें। आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में या एक ऐसे देश में पहुँच जाते हैं जहाँ की भाषा का आपको लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, आप बिल्कुल नहीं जानते उस भाषा को। आप दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनकी भाषा आप नहीं जानते, तो किसी भी एक देश में आप कल्पना कर लीजिए कि आप उस देश में पहुँच चुके हैं। अब आप ये बताइए कि उस देश में आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? देखिए, मैं जानता हूँ कि इस तरीके का कहना आपको कई तरीके से फ़नी लग सकता है और आपके दिमाग में कई तरीके के व्यंग भी उत्पन्न कर सकता है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, अगर आप इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे और इस चीज़ को समझेंगे और इस सवाल का जवाब अपने दिमाग में खोजेंगे, तो अब आप ये बात को बहुत सटीक तरीके से समझ पाएंगे कि किसी भी प्रथम भाषा को सीखने का प्राकृतिक और दूसरी भाषा को सीखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है क्या। आप में से कई लोगों का जवाब होगा इशारों से। हाँ, ये काफ़ी हद तक ठीक है कि ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी भाषा जानने वाला कोई नहीं है, हम इशारों की ही बातचीत को अपना पहला ज़रिया बनाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हम इशारों से किस हद तक खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हम अपनी सारी बातें इशारों से कर सकते हैं? क्योंकि इशारों से बातचीत करने की अपनी बहुत लिमिटेड सीमाएँ हैं। आप अपनी बेसिक ज़रूरतें जैसे खाना पीना, रहने से रिलेटेड बातें तो आप वहाँ के लोगों से कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतें उनसे मांग सकते हैं, लेकिन क्या पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं? आप और मैं कोई स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज नहीं जानते जो कि हम पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर लें, तो हमारी एक बहुत सीमाएं हो जाएंगी, बस हम सीमाओं में बंध जाएंगे अगर हमें सिर्फ इशारों से बातचीत करना हो। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको एक छोटा सा वाक्य देता हूँ, आप इसको क्या इशारों से किसी को समझा सकते हैं कि 20 जनवरी 2016 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली? नहीं, ये बात आप नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात मैं भी नहीं कर सकता। इसको इशारों में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे ये चीज़ समझ सकते हैं कि इशारे से हम अपने बात को कहने की अभिव्यक्ति बढ़ा सकते हैं। ये पूरी तरह से लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में शामिल करें तो हमारी अभिव्यक्ति बढ़ जाती है और अपनी बातों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, जो हमारे इशारों से की जा सकती हैं ख़ास तौर पे। अब एक चीज़ और समझिएगा, इसके अतिरिक्त हमारे पास 3 और कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो कि नेचुरल है, जिसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण आता है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फेस एक्सप्रेशन और फिर होता है टोन ऑफ वॉइस। ये 3 बहुत ही अहम ज़रिया है कम्युनिकेशन का। ये क्या है, इसे आप खास तौर पे समझिएगा। अभी मैं ये जो 3 पॉइंट जो समझाने वाला हूँ, अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हैं, खास तौर पे तब जब आप कुछ लोगों के बीच में हो, तो इंसान को समझने में ये चीज़ें बहुत योगदान देती हैं। तो आप थोड़ा इन्हें गंभीरता से लीजिएगा।
सबसे पहले अपन आते हैं बॉडी लैंग्वेज पे। आपने देखा होगा कि बॉडी लैंग्वेज आज की डेट में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाती है, खास तौर पे कोई भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉय हायर कर रही है, या फिर आप ये भी देखते होंगे न्यूज़ चैनल में कि अगर कभी भी किसी दो देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई डिप्लोमेट्स आपस में मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है, तो पूरा जो मीडिया होता है उनके बॉडी लैंग्वेज से ऑब्जर्व करता है कि उनकी मीटिंग किस तरीके की रही, या कौन कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा था, कोई कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहा था। तो एक चीज़ आप समझिए कि बॉडी लैंग्वेज एग्जैक्टली है क्या। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बॉडी लैंग्वेज सिर्फ हमारे अवचेतन मन में चल रहे जो भी एहसास हैं उनका सिर्फ एक ज़रिया है बाहरी तौर पर उसे प्रदर्शित करने का। हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें अच्छे से बता सकती है। अगर कोई अच्छा बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला हो तो वो समझ जाएगा कि आप वाकई में क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने मन के हिसाब से बदल नहीं सकते। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप नर्वस हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का आप पे कंट्रोल नहीं है, जबकि जो इशारे हैं, इशारों का आपका खुद पे कंट्रोल है। इशारों को आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उससे बिल्कुल अलग है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बॉडी लैंग्वेज ये काफ़ी हद तक जानने में मदद करती है कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, जिस आप ग्रुप में हैं, उसमें कौन सा व्यक्ति किस नेचर का है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना नहीं है, ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब अपन एक दूसरी चीज़ पे जाते हैं, वो होता है फेस एक्सप्रेशन। फेस एक्सप्रेशन, अब आप ये सब इन चेहरों पे ज़रा आप नज़र डालिए। क्या सिर्फ चेहरों को देख करके क्या आप इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस मूड में है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फेस एक्सप्रेशन ये बहुत हद तक हमें मदद करते हैं ये जानने में कि किसी इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तो फेस एक्सप्रेशन अगर आप दूसरों को ऑब्ज़र्व करना बारीकी से सीखते हैं तो ये आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इन चीज़ों को आप गंभीरता से लीजिए। और जो तीसरी है वो है टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस क्या होता है? इससे आप बातचीत करने का लहजा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आप पाएंगे जो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि बेहद साधारण शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिर्फ वो अपने बोलने के तरीके से अपने प्रभावशाली व्यक्ति होने का प्रमाण देते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि उनकी वॉइस कहाँ लाउड हो, कहाँ स्लो हो। उन्हें बहुत अच्छे से मालूम होता है कि कहाँ किस टॉपिक को फ्लो देना है, कहाँ किसी टॉपिक को स्लो लेके जाना है, कहाँ किस बात पर आपका टेंशन लेने के लिए एक पॉज देना है। तो इस तरह के लोगों को आप एक बेहद उम्दा कम्युनिकेटर कह सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो इस तरीके से ये जो तीनों चीज़ें हैं, जब तीनों चीज़ों पे आपकी कमांड हो जाएगी, जिसे कहते हैं आपको बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना, और सेकंड नंबर पे आता है आपके फेस एक्सप्रेशन, और तीसरी अगर आपकी टोन और वॉइस पर आपकी कमांड अच्छी है तो आप ये मान के चलिए आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर या फिर आप कम्युनिकेटर जो आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, अगर आप इन तीनों चीज़ों में निपुणता हासिल कर लेते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की होती हैं, समय के साथ आती हैं, और जितनी बार आप इन चीज़ों को अलग अलग परिस्थितियों में फेस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप परफेक्शन के साथ इन चीज़ों को सीखेंगे, और कई बार आपके व्यक्तिगत अनुभव आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आप जान पाएंगे कि कम्युनिकेशन में इन सब चीज़ों का कितना महत्व है। तो अब मैं आपको जो एक चीज़ बता रहा हूँ उसे ध्यान रखिएगा। अभी तक जो मैंने बताया उसका मतलब ये था कि कंप्लीट कम्युनिकेशन कब होता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन का एक सीधा सा मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। कंप्लीट कम्युनिकेशन इज़ इक्वल टू एनालिसिस ऑफ बॉडी लैंग्वेज प्लस फेस एक्सप्रेशंस प्लस टोन ऑफ वॉइस एंड वर्ड्स। जब चारों चीज़ों का आप पूरा गहन अध्ययन करें तब आप ये मानिए कि हमारा किसी व्यक्ति से कंप्लीट कम्युनिकेशन हुआ। कई बार हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं, हम उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, हम उसकी टोन भी सुन पा रहे हैं, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन नहीं देख पा रहे, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं सुन पा रहे। तो फ़ोन पर होने वाला कम्युनिकेशन को मैं कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कहूँगा। हाँ, वो लोग जो आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और आपने बहुत पहले से ही जैसे आपके चिर परिचित हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन अननोन व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप टेलीफोन पे, और ख़ास तौर पे अगर अपन और व्हाट्सएप या चैट मैसेजेस पर आएँ तो मैं कहूँगा उसका लेवल और एक नीचे चला जाता है, क्योंकि चैट पे तो आप किसी की टोन भी नहीं सुन पा रहे हैं, आप सिर्फ वर्ड्स आप नोटिस कर पा रहे हैं कि किसने क्या आपको लिख के भेजा। आपको नहीं मालूम कि उसको लिखते टाइम उसका मूड क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग आपसे मजाक कर रहे होते हैं, आप सीरियसली ले जाते हैं, और इस तरह की गलतफहमियों की सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है कंप्लीट कम्युनिकेशन का ना हो पाना। आप नहीं समझ पाए कि कौन आपसे किस इंटेंशन के साथ बात कर रहा था और आपने उसके कई कुछ और मायने निकाल लिए। तो इस तरीके से आप जानिए कि कंप्लीट कम्युनिकेशन अगर आप समझ पाते हैं और इस जो मैंने फार्मूला बताया उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं
तो आगे आने वाली जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें आपको इंग्लिश को समझ पाना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि इन सब बातों को इंग्लिश के सीखने से क्या लेना देना। और मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा और जब मैं आगे के लेक्चर्स लूँगा तब ये चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ आपको रटाने नहीं वाला हूँ। अपन उसको किस तरीके से पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में आप जानेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए। और मैंने जो चीज़ आपको समझाई है इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब देता चलूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।